आज का हमारा टॉपिक है ग्लास स्लैब से अपवर्तन। कल की वीडियो में क्या बताया था, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। और ये सिद्ध किया था कि अगर प्रकाश विरल से सघन में जाती है तो प्रकाश में क्या परिवर्तन, किरण में क्या परिवर्तन होता है, सघन से विरल में जाती है तो प्रकाश में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। ये हमने प्रूव करके दिखाया था कि जो है अगर प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जा रही है तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती थी, ठीक है। अगर विरल से सघन में जाता था तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाते थे। ये हमने प्रूव करके दिखाया था, ठीक है। आज हम बात करते हैं ग्लास स्लैब से अपवर्तन, ठीक है। एक हम ग्लास लेते हैं, ग्लास स्लैब है और इसके ये जो बाहर है इसको हम मान लेते हैं विरल माध्यम, विरल माध्यम, ठीक है। यहाँ का अपवर्तनांक हम लेते हैं n1, ठीक है। इसका अपवर्तनांक n1 और ये क्या है, कांच है तो कांच होगा सघन माध्यम, इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सघन माध्यम है, ठीक है। सघन माध्यम में क्या घनत्व ज्यादा होगा, घनत्व ज्यादा होगा तो प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। ये सघन माध्यम हो गया, सघन माध्यम, इसका हम अपवर्तनांक n2 लेते हैं, ठीक है, n2। अब क्या करते हैं, इस पर एक प्रकाश किरण डालते हैं, प्रकाश किरण डालते हैं तो देखते हैं क्या होता है कि प्रकाश विरल से कहाँ जा रही है, सघन में जा रही है, विरल से सघन में जा रही है। और इस पर एक हम लंब डालते हैं, अभिलंब, यहां से अभिलंब डालते हैं, ठीक है। ये क्या है, अभिलंब, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है। तो अगर इसका क्या माध्यम चेंज ना किया जाए, माध्यम क्या किया जाए, ना चेंज किया जाए, तो ये प्रकाश किरण जो जा रही थी डिस्टर्ब ना करते तो क्या होती, सीधे निकल जाती, सीधे निकल जाती। लेकिन हमने क्या किया, इसका माध्यम चेंज कर दिया, विरल से सघन कर दिया। अब कोई भी प्रकाश किरण अगर विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है, वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, ठीक है। अभिलंब की ओर झुकने का मतलब ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, थोड़ा डार्क कर देते हैं, ये हो जाएगा इस तरीके से, मतलब कि विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। कल हमने प्रूव करके दिखाया था, ठीक है। अब ये क्या है, आपतित किरण है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण। और ये क्या है, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब हो गया। अब क्या है, यहां पर देखो, यहां से यहां माध्यम चेंज हुआ। अब फिर से क्या होगा कि जो है ये जो हम इसको पृष्ठ नाम दे देते हैं, ये P हो गया, Q और ये R S। अब PQ पर पहुंचा तो इसके लिए आपतित किरण हुआ, ये अपवर्तित किरण इसके लिए हो गया, किसके लिए, PQ के लिए। ये क्या होगा, इसके लिए अपवर्तित किरण, इसको हम यहां नाम दे रहे हैं अपवर्तित किरण। ये कल बताया था, ये अपवर्तित किरण होगा, ठीक है, किसके लिए, PQ के लिए। लेकिन RS के लिए क्या हो जाएगा, आपतित किरण हो जाएगा, RS के लिए क्या हो जाएगा, आपतित किरण। तो ये सघन माध्यम है। अब फिर से क्या होगा, अगर प्रकाश की किरण निर्गत होगी, निकलेगी, तो ये फिर से क्या आ जाएगा, विरल माध्यम आ जाएगा, विरल माध्यम आएगा, ठीक है। विरल माध्यम यानी n1 अपवर्तनांक, मतलब कि जो है पहले विरल से सघन में आई, फिर प्रकाश किरण निर्गत होगी तो सघन से विरल में आएगी। फिर से यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभिलंब डालते हैं, अभिलंब डालते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर अभिलंब डालते हैं। अब ध्यान से देखना, हमने क्या कहा था कि अगर प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर अब यहाँ सघन से कहाँ आ रही, विरल में आ रही, सघन से निकल रही विरल में आ रही है तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो दूर हटेगी कैसे, इस तरीके से दूर हटेगी, यानी उस साइड जाएगी, अभिलंब से दूर जाएगी ना,
विरल से सघन में आई तो अविलंब की ओर झुक गई, और सघन से विरल में जा रही है तो अविलंब से दूर हट गई। ठीक है, दूर हट गई। एक चीज और, ये क्या, इसे हम इसमें बोलेंगे, इसको तो अपवर्तित किरण हमने बोल दिया, किसके लिए अपवर्तित है, ये सतह PQ के लिए, सतह PQ के लिए ये आपतित किरण होगा, और ये वाला क्या होगा, अपवर्तित किरण होगा PQ के लिए। लेकिन अब ये जो ये RS है ना, ये क्या किरण क्या होगा, इसके लिए आपतित किरण होगा, और ये क्या निर्गत किरण होगा। ठीक है, या अपवर्तित किरण बोल सकते हैं या निर्गत किरण, तो निकल रहा है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, निर्गत किरण, निर्गत किरण। तो निर्गत किरण हो गया। अब देखो इसमें हम कोण देते हैं, ये अभिलंब और जो आपतित किरण के बीच कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, उसको हम I से लिखते हैं। ठीक है, और ये अपवर्तित किरण है, ये वाली अपवर्तित किरण है, तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण कहलाता है। यानी कि ये, इसको हम किससे लिखेंगे, R से, किससे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम स्मॉल r से, यानी कि स्मॉल r। ठीक है, ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये कुछ इस तरीके से फिगर बन रहा है, ये देखो जेड के तरीके बन रहा है, ये और ये इस तरीके से ऐसे। अब एकांतर कोण के हिसाब से देखें, ये वाला कोण R है तो ये वाला कोण क्या होगा, R ही होगा, क्योंकि एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस तरीके से अगर कहीं बना है तो ये एकांतर कोण का उदाहरण है। तो ये क्या, अगर ये R है तो ये भी क्या होगा, R होगा। तो इस टाइम में ये देखो बन रहा है ऐसे, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और ये वाला एंगल, हम निर्गत किरण है ना, तो हम इसको निर्गत कोण इसमें लेंगे स्मॉल e, क्या लेंगे, स्मॉल e, निर्गत कोण। तो अब देखो यहां पर हम पहले लिखते हैं क्या है, कोण I क्या है, आपतन कोण। ठीक है, कोण I आपतन कोण। कोण R क्या है, अपवर्तन कोण। और कोण E क्या है, निर्गत कोण। ठीक है, निर्गत कोण। अब यहां पर हम चलते हैं स्नेल के नियम से। हमने स्नेल का नियम क्या बताया था, साइन I बाय साइन R इक्वल टू n, या नियतांक या स्थिरांक। ठीक है, तो स्नेल के नियम से किस सतह PQ पर चलते हैं। स्नेल के नियम से सतह PQ के लिए, स्नेल के नियम से सतह PQ के लिए, तो स्नेल का नियम हमने क्या होता था, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू स्थिरांक या अपवर्तनांक। ठीक है, अब ध्यान से देखना, सतह PQ पर क्या है, आपतन कोण I है, अपवर्तन कोण क्या है, स्मॉल r है। ठीक है, तो सतह PQ के लिए आपतन कोण क्या है, I है, और अपवर्तन कोण क्या है, स्मॉल r है। ठीक है, तो स्नेल के नियम से फॉर्मूला क्या होता है, साइन I बाय साइन R इक्वल टू n, यानी कि साइन I आपतन कोण I है बटे अपवर्तन कोण R है, यानी कि साइन R इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, ये कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है, इसका अपवर्तनांक n2 है, और ये विरल माध्यम, इसका अपवर्तनांक n1 है। तो किस माध्यम में आ रही प्रकाश, जिस माध्यम में पहले आएगी हम उसको ऊपर लिखेंगे, यानी कि n2 में आ रही है, n2 में आ रही है तो ये ऊपर हो जाएगा। और कहां से आ रही है, n1 से आ रही है, जिसमें आएगी वो ऊपर और जहां से आ रही है वो नीचे, यानी n2 अपॉन n1 इक्वेशन 1। ठीक है, ये PQ सतह के लिए हुआ, PQ सतह के लिए। पुनः स्नेल के नियम से सतह RS, सतह RS के लिए, ठीक है, RS के
लिए। अब ध्यान से देखना यहाँ पर कि जो है ये सतह आर एस है, हमने क्या कहा ये पी क्यू के लिए क्या ये आपतित किरण था और ये अपवर्तित था पी क्यू के लिए। अब लेकिन यहाँ आर एस की बात हो रही थी, ये वाली जो लाइन है किरण है यू आर एस के लिए क्या हो जाएगी आपतित किरण हो जाएगी और ये वाली क्या हो जाएगी निर्गत किरण हो जाएगी। किसके लिए सतह आर एस के लिए, बात समझ में, सतह आर एस के लिए ये आपतित किरण हो जाएगी और ये निर्गत किरण हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर कोण क्या हो गया चेंज हो गया, यानी कि यहाँ पर आपतन कोण स्मॉल आर हो गया और निर्गत कोण स्मॉल ई। तो उस फिर से स्नेल के नियम से चलेंगे तो आपतन कोण की क्या हो जाएगा स्मॉल आर हो जाएगा, यानी कि साइन आर क्या लिखेंगे साइन आर, आई की जगह क्या हो जाएगा साइन आर, साइन आई की जगह पर साइन आर, क्योंकि यहाँ पर आपतन कोण क्या है आर है और नीचे क्या हो जाएगा साइन ई, साइन ई बराबर। अब ध्यान से देखना कि प्रकाश कहां से आ रही है N2 से आ रही है, जा किस माध्यम में रही है N1 में जा रही है, तो जिसमें जाएगी वो ऊपर, जिसमें जाएगी वो ऊपर, तो N1 क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा और जहां से आ रही है वो नीचे। ठीक है, ये अब क्या करो इसको पलट दो, अगर इसको उल्टा कर दें इस तरीके से साइन ई अपान साइन आर, साइन ई अपान साइन आर क्या हो जाएगा N2 अपान N1 हो जाएगा। हमने क्या किया N1 N2 ऊपर कर दिया N1 नीचे कर दिया, समीकरण 2। अब देखो ध्यान से इसका लेफ्ट हैंड साइड मतलब राइट हैंड साइड N2 अपान N1 है, इसका भी राइट हैंड साइड N2 अपान N1 है, तो हम क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कहने का मतलब क्या है कि जो है इसका राइट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड बराबर है, तो क्या होगा इसका लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, यानी कि हम क्या कर सकते हैं साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू साइन ई अपान साइन आर, साइन ई अपान साइन आर। अब देखो साइन आर से साइन कैंसिल हो गया, कैंसिल बचा क्या साइन आई अपान साइन आई इक्वल टू साइन ई, साइन आई इक्वल टू साइन ई, या हम इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू ई, आई इक्वल टू ई। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो निर्गत किरण है, जो निर्गत किरण है वो समांतर हुआ किसके आपतित किरण के, ये क्या है आपतित किरण, यानी कि ये क्या होंगे आपस में क्या होंगे समांतर होंगे, समांतर। I इक्वल टू ई का मतलब क्या हुआ कि जो निर्गत किरण है वो समांतर किसके होगा आपतित किरण के, किसके आपतित किरण के। तो यहां हम लिख सकते हैं आपतित किरण, आपतित किरण समांतर होगा, ये समांतर कैसा है समांतर होगा किसके निर्गत किरण के, निर्गत किरण। ठीक है, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, जो है यहाँ पर I क्या है आपतन कोण है, R क्या है अपवर्तन कोण है, E क्या है निर्गत कोण है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया एक प्रकाश किरण जो है ग्लास में दिया, ठीक है, तो क्या हुआ कि जो है एक अवलंब खींचा और हमने पहला जो माध्यम लिया था विरल माध्यम लिया था और कांच में जा रहा तो सघन हो जाएगा, अगर विरल से सघन में जाता है तो प्रकाश किरण अवलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, अगर अब इसका उल्टा हुआ, यहाँ पर क्या हुआ सघन से विरल में गया, सघन है विरल में गया तो अविलंब से दूर हट गया, अविलंब से दूर हट गया, तो हमने क्या किया सतह PQ के लिए ये जो आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है सतह PQ के लिए, लेकिन ये वाली जो RS के लिए होगी ये वाली किरण आपतित किरण होगी और ये निर्गत किरण होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपतन कोण की यहाँ पर R यूज करेंगे और अपवर्तन कोण की यहाँ पर E यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने कैसे कहा इसने से कैसे लगाना हमको, ये तो पता है साइन आई इक्वल टू साइन आई पान साइन आर इक्वल टू एन होता है, ये नियतांक होता है, तो साइन आई पान साइन आर इक्वल टू, अब देखो जिसमें प्रकाश जाएगी, जिस माध्यम प्रकाश जाएगी उसका अपवर्तनांक हम ऊपर लिखेंगे और जहां से आएगी उसका अपवर्तनांक हम नीचे लिखेंगे, यानी साइन आई पान साइन आर इक्वल टू n2 अपान n1। देखो ये प्रकाश किस में आई प्रकाश किरण n2 में आई और कहां से आई n1 से आई। अब इसका जस्ट उल्टा पुनः इस से सतह RS के लिए, सतह RS के लिए ये वाला क्या हो जाएगा आपतित किरण हो जाएगा, ये निर्गत किरण हो जाएगा। तो यहाँ पर आपतन कोण क्या है R,
क्योंकि आ रहा है तो आपतन कोण आर साइन आर हो जाएगा और ये साइन ई हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देना N2 से निकल रहा है, जा किसमें रहा है, N1 में जा रहा है, तो N1 जिसमें जाएगा उसको ऊपर और जहां से आएगा उसको नीचे, N1 अपन N2। तो हमने क्या किया, इसको पलट दिया तो साइन ई अपान साइन आर इक्वल टू N2 अपान N1 हो गया। अब देखो समीकरण 2 ये और N2 अपान N1 यहाँ भी है, N2 अपान N1 यहाँ भी है, इसका राइट हैंड साइड क्या बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा, यानी साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ई अपान साइन आर साइन आर कैंसिल, तो साइन आई इक्वल टू साइन ई, साइन कैंसिल हो तो आई इक्वल टू ई। इसका मतलब क्या हुआ कि आपतित किरण जो हो जाएगा वो निर्गत किरण के समांतर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्लास स्लैब से अपवर्तन होता है। ठीक है, इतना नोट। अगला टॉपिक है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, इसको हम समझने से पहले हम इसमें 3 फिगर बनाते हैं। ठीक है, फिगर के हिसाब से समझाते हैं। ये क्या होता है, पृथककारी पृष्ठ होता है, पृथककारी पृष्ठ। ठीक है, अब क्या है कि जो है इस पर प्रकाश किरण आपतित हो रहा है इस तरीके से। और एक चीज और, इसमें जो है हम जो प्रकाश किरण है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। क्रांतिक कोण का जो शर्त है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए प्रकाश। ठीक है, तो यहां पर हम एक अभिलंब डालते हैं, अभिलंब डालते हैं तो हमने क्या कहा था कि अगर प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। इस तरीके से ये होता है आपतित किरण, आपतित किरण, और ये होता है अभिलंब। अभिलंब, और ये क्या होता है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये है आई आपतन कोण, ये है आर अपवर्तन कोण। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या है कि जो है अगर प्रकाश का जो किरण है हम क्या करें, आई का मान बढ़ाते जाएं, धीरे धीरे क्या करें, बढ़ाते जाएं, तो क्या होता है कि आर का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और आई का मान और बढ़ाएं तो आर का मान और बढ़ेगा, यानी कि बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ये क्रांतिक कोण क्या है, एक प्रकार का आपतन कोण होता है। यहाँ पर कंडीशन कुछ अलग है। अब एक फिगर और हम बनाते हैं, उसमें बताते हैं कि अगर हम आई का मान बढ़ाएं तो और इसका वही सघन माध्यम और सघन से विरल होना चाहिए, सघन से विरल होना चाहिए। और इस पर हम अभिलंब डालते हैं, ये दूसरा कंडीशन है। अब क्या किया, यहां पर कुछ और था, यहां पर क्या था, कुछ और था, लेकिन हमने क्या किया, इसको बढ़ा दिया, आपतन कोण क्या कर दिया, बढ़ा दिया, आपतन कोण बढ़ा दिया। इस तरीके से अगर हमने आपतन कोण बढ़ाया, आपतन कोण क्या किया, बढ़ा दिया, डार्टन कर देना, कुछ हल्का दिखाई दे रहा ना, अब यहां पर हमने क्या किया कि आपतन कोण का मान बढ़ा दिया, आपतन कोण का मान बढ़ाया तो अपवर्तन कोण हमारा क्या होगा, वो भी बढ़ेगा, अपवर्तन कोण वो भी बढ़ेगा। तो बढ़ाते बढ़ाते एक कंडीशन ऐसी आ गई, जो हमारा अपवर्तित किरण था, अपवर्तित किरण था, वो क्या हो गया,
इस वाली पृथककारी पृष्ठ के समांतर हो गया, मतलब कि वो यहां पर आ गया, ये वाली जो किरण थी कहाँ आ गई, पृथककारी पृष्ठ के समांतर हो गई, यानी कि ये एंगल क्या बन जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। और यहाँ पर आई बराबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि हम क्रांतिक कोण को सी से लिखते हैं। क्या कहा हमने कि आपतन कोण का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे एक कंडीशन ऐसी आएगी जो हमारा अपवर्तित किरण होगा वो पृथककारी पृष्ठ के समांतर हो जाएगा, यानी कि विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण हो जाएगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। विरल माध्यम में कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ये सघन और ये विरल। ठीक है, अगर इसी के आगे और हम बढ़ें, एक फिगर और बनाएं, तो इस तरीके से देखो कि जो है प्रकाश की किरण ऐसे आपतित हो रही है, अब क्या हुआ कि हमने जो आपतन कोण था उसका मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया, थोड़ा सा क्या कर दिया, अधिक कर दिया, यानी कि इसको और हमने बढ़ा दिया, कुछ इस तरीके से हमने बढ़ा दिया। और ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, सघन से विरल जाना चाहिए प्रकाश। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, आई का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा सा अधिक कर दिया, यानी कि आई का मान क्या हो गया, क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक हो गया, तो संपूर्ण जो प्रकाश आएगा जिस माध्यम में आएगा, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम जाना चाहिए, लेकिन आएगा सघन माध्यम से, लेकिन पुनः फिर से क्या हो जाएगा, सघन माध्यम में लौट जाएगा। क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। तो ये जो घटना होती है इसमें प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, इसमें क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। इस घटना को हम क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहेंगे। इस कंडीशन में देखो जो आई का मान होगा वो सी से कम होगा, इस वाले कंडीशन में क्या होगा, आई का मान सी से कम होगा, तो क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। इस वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, आई बराबर सी हो जाएगा, आई बराबर सी हो जाएगा। कहने का मतलब कि जो क्रांतिक कोण है एक प्रकार का आपतन कोण होता है। ठीक है, एक प्रकार का आपतन कोण होता है। अब इस कंडीशन में क्या, आई का मान सी से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर आई का मान सी से ज्यादा हो गया तो वहां पर प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, वहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण बहुत से, जैसे हीरे का चमकना और कांच में पड़ी दरार का चमकना, ठीक है, रेगिस्तान में मरीचिका, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल हम जब इसके बारे में बताएंगे तब बताएंगे कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर क्रांतिक कोण का डिफिनीशन। कैसे लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो क्या होता है कि जो अपवर्तित किरण है, क्या है, जो अपवर्तित किरण है वो पृथककारी पृष्ठ के समांतर हो जाती है, अर्थात क्या होता है, जो है 90 अंश का कोण बन जाता है। तो यही जो आपतन कोण होता है हमारा क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। या सरल डिफिनीशन लिखना चाहो तो लिखेंगे सघन माध्यम, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, आई क्या आपतन कोण है, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण था, ये क्या था, अपवर्तन कोण था। विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो हम डिफिनीशन लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहां पर क्रांतिक कोण की परिभाषा, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण। हमने क्या कहा कि जो क्रांतिक कोण हो एक प्रकार का आपतन कोण होगा, इसीलिए कहा गया है सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, आई बराबर सी है, तो इसको हम कह सकते हैं क्या, आपतन कोण। ठीक है, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री
होता है, ठीक है, 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता, ठीक है। जो है क्रांतिक कोण क्या है, एक प्रकार का आपतन कोण है। तो हम सीधे सीधे लिखेंगे सघन माध्यम में, सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण, ये क्या था, विरल माध्यम में अपवर्तन कोण था, क्या हो गया 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे हम क्या करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते, ठीक है। तो पहला कंडीशन, जब आई का मान सी से कम होगा तो वहां पर अपवर्तन होगा, और जब आई बराबर सी हो जाएगा तो वहां पर हमको क्रांतिक कोण मिल जाएगा। और जब आई का मान सी से थोड़ा सा बढ़ा देंगे, यानी क्रांतिक कोण से थोड़ा सा बढ़ा देंगे, तो वहां पर प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, वहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, ठीक है। वहां पर प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, क्या होगा, पूर्ण का आंतरिक परावर्तन, यानी कि प्रकाश किरण जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में पुनः लौट जाएगी, ठीक है। ये हो गया क्रांतिक कोण। अब अगला टॉपिक आता है क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक। संबंध, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं कि जो है विरल माध्यम को 1 से प्रदर्शित कर रहे हैं और सघन माध्यम को 2 से। यदि विरल माध्यम को 1 से तथा सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित करें तो, ठीक है। विरल माध्यम को 1 से हम प्रदर्शित कर रहे हैं और सघन माध्यम को 2 से, ठीक है। तो स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम देखो स्नेल के नियम से चलते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा कि यदि विरल माध्यम को 1 से सघन माध्यम को 2 से प्रदर्शित करें तो स्नेल के नियम से विरल माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, विरल माध्यम का अपवर्तनांक सघन माध्यम के सापेक्ष, सघन माध्यम के सापेक्ष। कल हमने सापेक्ष बताया था ना, कैसे लिखते हैं, कल ये बताया था कल की वीडियो में। तो ठीक है, तो आगे देखो, हमने माना है कि विरल माध्यम को 1 से प्रदर्शित करें और सघन माध्यम को 2 से, तो हमको निकालना है विरल माध्यम के सापेक्ष, विरल माध्यम का अपवर्तनांक सघन माध्यम के सापेक्ष। तो विरल माध्यम 1 है और सघन माध्यम को 2 माना है, तो क्या लिखेंगे, n12 इक्वल टू एक जी और साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर। अभी हमने फिगर में क्या बताया था, पूर्ण क्रांतिक कोण के फिगर में बताया था कि जो है ये सघन माध्यम है ना, ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम। यहां पर क्या था, हमने कहा था कि जो है क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण होता है। आपतन कोण का मतलब यानी आई बराबर सी,
I बराबर C, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण क्या हो जाता है 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या कहलाता है क्रांति कोण कहलाता है। यहाँ से क्या निकल के आएगा I की जगह पर क्या हो जाएगा C हो जाएगा और अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। हो जाएगा तो ये मान उसमें रखेंगे तो निकलेगा क्या N12 इक्वल टू I की जगह पर C हो जाएगा तो साइन C अपान R की जगह पर 90 तो साइन 90 तो N12 इक्वल टू साइन C अपान 1। साइन 90 इसका मान 1 होता है साइन C अपान 1। यहाँ पर N12 क्या आया साइन C आया, N12 साइन C आ गया। अब कल हमने क्या बताया था कल के वीडियो में जो है अगर N21 लिखते थे तो उसको लिखते थे N2 अपान N1। अगर N21 लिखते थे N2 अपान N1 लिखते थे, ये बताया था ना कल। और अगर N12 लिखते हैं तो उसको क्या लिखते हैं N1 अपान N2 लिखते हैं। तो ये देखो N12 और N21 किसका इसका अपोजिट है व्युत्क्रम है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं अगर हम लिखना चाहें N21 को N21 लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 1/N21 बराबर 1/N12 लिख सकते हैं। क्योंकि ये देखो यहाँ पर N2 अपान N1 है, यहाँ पर N1 अपान N2 है तो हम इसको N21 बराबर 1/N12 लिख सकते हैं ना। समझ में आई थी बात। क्योंकि N21 क्या है N2 अपान N1 है और N12 क्या है N1 अपान N2 है। ये इसमें ऊपर N2 इसमें N1 नीचे, इसमें N1 ऊपर है N2 नीचे है तो ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। तो N21 बराबर हम क्या लिखते हैं 1/N12 तो यहाँ पर क्या है N12 है और N12 है तो इस यहाँ से अगर हम N12 की वैल्यू निकालें क्या निकलेगा 1/N21 निकलेगा। N12 इक्वल टू 1/N21 तो N12 का वैल्यू क्या है साइन C है, यानी कि यहाँ पर हम साइन C रखते हैं तो साइन C रखेंगे N12 है N12 की जगह क्या रखो साइन C रखो इसमें तो साइन C रखेंगे तो साइन C इक्वल टू क्या 1/N21 यानी N21 क्या निकलेगा N21 इक्वल टू 1/साइन C ये होता है क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। क्या होता है क्रांतिक कोण अपवर्तनांक में